वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, टॉपिक्स आपको अच्छे समझ आ रहे होंगे। बहुत दिनों के बाद आपसे एक बार फिर से मुलाकात हो रही है। न्यूमेरिकल एनालिसिस हमारी बुक क्लोज हो चुकी है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हमारी बुक रन हो रही थी। ये बुक केपी गुप्ता से पढ़ाई जा रही है। इसमें कुछ क्लासेस हमारी रन हो चुकी हैं। देखते हैं कि आज की क्लास में क्या सीख सकते हैं, क्या कर सकते हैं। इधर कुछ क्लासेस हमारी हुई भी नहीं थी, तो देखते हैं कि क्या आप लोग कुछ भूल तो नहीं गए हैं। तो बताइए भाई, जिक्र आपसे शुरुआत करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स की जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है? हाँ, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब। हाँ, बिल्कुल सही जवाब, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। थोड़ा सा रिव्यू करा देते हैं, थोड़ा सा बेसिक बताते हैं तो थोड़ा सा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एनालिसिस मतलब होता है किसी भी चीज को डीप में स्टडी करना। ठीक है, किसी भी चीज को जब डीपली घुस घुस के स्टडी करने लगते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं? एनालिसिस। थर्ड ईयर में आने के बाद में तुमको सब चीज एनालिसिस करते हो, अब तुम पढ़ते नहीं हो। बात समझे कि नहीं समझे? यानी जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो जब बच्चा क्या होता है, जब बच्चा जीरो से लेकर के जब 18-19 तक की एज में जो होता है, तो इस पीक पॉइंट पर उसका बल्कि इसको 16 पर ले लेते हैं। इस एज तक बच्चे का क्रैमिंग सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है, रट्टाफिकेशन उसका बहुत तगड़ा होता है। ये रट्टाफिकेशन की दम पर ही बच्चा सीख पाता है। बच्चों को देखिए, आप जैसा उनके सामने रिएक्ट करते हैं वो वैसे ही आपका तुरंत कॉपी करना शुरू कर देते हैं। 16 से लेकर के 25 तक की जो एज होती है, इस एज में अब आपका एनालिटिकल पॉइंट धीरे धीरे स्ट्रांग होना शुरू होता है। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपका एनालिटिकल पॉइंट स्ट्रांग नहीं होता है। यहाँ पर आप चीज़ों को बस रट रहे होते हैं। टीचर कोई अगर आपको समझाएगा भी कि भैया ABCD का क्या आगे यूज होने वाला, तुम नहीं समझे, तुमको बस ये बताओ इसको रटना है। टीचर कहता हाँ, तुम कहते हो ठीक है, काम खत्म करो, रट डालते हो पूरा। हालांकि इसके एप्लीकेशन क्या है तुमको आप समझ में आता है कि अगर ABCD नहीं सीखे होते तो फिर इसका असल में इंपैक्ट क्या पड़ रहा होता। 16 से 25 की जो एज होती है, इस एज में क्या होता है कि रट्टाफिकेशन तुम्हारा धीरे धीरे कम होने लगता है और इसके बाद तुम्हारा एनालिटिकल पॉइंट बहुत स्ट्रांग होने लगता है। ये 25 की एज को जब तुम क्रॉस कर जाते हो तो फिर इसके बाद में तुम्हारा धीरे धीरे रट्टाफिकेशन लगभग ना के बराबर हो जाता है और जो एनालिटिकल सिस्टम है, चीजों को एनालाइज करना, ये तुम्हारा बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। बात समझे कि नहीं समझे? इसीलिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर आप देखोगे तो जितने भी बड़े पद हैं, उन सारे बड़े पदों पर जो एज रखी गई है वो 35+ रखी गई है। बात समझे कि नहीं समझे? आखिरकार ये वाली एज क्यों नहीं रख दी गई है 0 से 16 या 16 से 25? उसका कारण यही है ना, क्योंकि यूथ में क्या है कि एनालिटिकल वो फ्यूचर को नहीं देख पाते हैं। उनको ये नहीं पता कि अगर आज हम ये कर रहे हैं तो इसका इंपैक्ट आगे चल के क्या पड़ेगा। तो चला कि कहीं कुछ वॉर हो गई तो कहेंगे अरे अभी इनको निपटाओ, बाद में देखा जाएगा क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन यही जब आप 35 और 35+ की जो एज है, इस एज में जब आप देखते हैं तो मिनिमम आर्ता जो है वो 35 रखी गई है। जैसे आपका राष्ट्रपति का पद हो गया, उपराष्ट्रपति का पद हो गया, तो यहाँ पर देखो जो मैक्सिमम जो मिनिमम एज लिमिट है वो 35 साल रखी गई है। 35+ आपका होना चाहिए। बात समझे कि नहीं समझे? तो कई बार ऐसा भी मैं यूथ को देखता हूँ, वो बोलते हैं कि आखिरकार बड़े बड़े पदों पर इस तरीके के लोग क्यों बिठा ले जाते हैं, यूथ को मौका दें। तो भैया यूथ को इसीलिए मौका नहीं दिया जाता क्योंकि यूथ का एनालिटिकल पॉइंट है वीक। अभी पता चला किसी ने, अभी एक आम सी बात है, अभी अगर कोई आपके एक थप्पड़ मार दे तो आप ये नहीं सोचोगे उसने क्यों मारा, आप पहले उसको एक दूसरा रसीद दोगे और फिर सोचोगे कि हाँ अब क्या होना चाहिए। बात समझे कि नहीं समझे? तो अभी क्या है कि अभी हम लोग 16 से 25 के बीच में, जितने भी क्लास में यहाँ पर लोग मौजूद हैं, ये सब किसके बीच में लाइक कर रहे हैं? 16 से 25 के बीच में। इसलिए तुमको अब तुम्हारा एनालिटिकल पॉइंट धीरे धीरे स्ट्रांग हो रहा है और इसी को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। तो जैसे कि बुक अगर हम देखें तो रियल एनालिसिस, बुक हम देखें तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, तो इस तरीके की जो बुक्स अपने पास चल रही हैं, ये समझ रहे हो ना। अब तुमको क्या करना, तुमको डीपली घुस के अध्ययन करना है। समझ गए? एनालिसिस का मतलब समझ में आ जाए क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग सीख करके, तो अभी हम लोग क्या सीखेंगे? कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। हालांकि इसकी काफी क्लासेस हो चुकी हैं, तो बहुत शॉर्ट में हम लोग इसको लेकर के चलते हैं। यहाँ पर एनालिटिक फंक्शन सबसे पहले हमें सीखने को मिलता है, ANALYTIC, एनालिटिक फंक्शन। बताइए भाई मानसी, एनालिटिक फंक्शन कौन से होते हैं? बिल्कुल सही बात है, कितने बढ़िया देखे उन्होंने जवाब दिया, एकदम बच्चे सब लोगों को बढ़िया से याद हो गया। एक तो सिंगल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए और दूसरा डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ये बात एकदम सही है। f' के लिए कौन सी डेफिनेशन यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं वाली डेफिनेशन सुनाओ अखंड। f' के लिए कंडीशन को इस्तेमाल करते हैं वाली डेफिनेशन मुझे बताओ। हाँ, अरे वो वाली क्यों नहीं याद है? बिल्कुल सही जवाब है। देखिए कितनी बढ़िया इन्होंने बात कही है, f' इक्वल्स टू लिमिट्स z टेंड्स टू 0 fz माइनस z टेंड्स टू z0 fz0 होल अपॉन z माइनस z0। बात याद आती है कि नहीं याद आती है? इसी डेफिनेशन का अपने पास काम चलेगा। आगे बढ़ा जाए, दो पॉइंट्स हमारे कंप्लीट होते हैं। एक एनालिटिक फंक्शन क्या होता है? सिंगल वैल्यूड प्लस एनालिटिक। आप मुझे ये बताएंगे, नेसेसरी कंडीशन एक बताई होगी एनालिटिक फंक्शन, CR इक्वेशन। CR का फुल फॉर्म क्या होगा बताइए भाई शीतल? काउची एनालिटिक फंक्शन से जनरेट होता है, काउची CAUCHY, काउची रीमान इक्वेशन।
काउची रीमान इक्वेशन। काउची रीमान इक्वेशन मुझे बताओ, ये नेसेसरी कंडीशन होती है, सफिशिएंट कंडीशन होती है? नेसेसरी कंडीशन होती है। चलिए भाई स्वागत है आपका, क्या बोलते हैं प्रशांत, आप मुझे बताएंगे नेसेसरी कंडीशन सीआर इक्वेशन, कार्टेशियन फॉर्म, पोलर फॉर्म दोनों। यू एक्स इक्वल्स टू वी वाई, ये पोलर फॉर्म है। हाँ फिर नहीं, ये जो बता रहे हो इसको कौन सा बोलते हैं? कार्टेशियन। बढ़िया। यू एक्स इक्वल्स टू वी वाई और यू वाई इक्वल्स टू माइनस का वी एक्स। बढ़िया। फिर अच्छा इसी में एक मुझे बताओ सी आर इक्वेशन में ही एक मुझे दूसरा पॉइंट बताओ जिसमें हम लोग पोलर का इस्तेमाल करते हैं। आर यू आर इक्वल्स टू वी थीटा और आर वी आर इक्वल्स टू माइनस का यू थीटा। कोई समस्या? यहाँ तक भी चीजें आपने सीख ली होंगी। इसी के साथ में फिर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि सीरीज में आगे क्या सीखा था। इतना ही मुझे लगता है सीखा था। ये जो ऊपर कंडीशन लिखी गई है ये आप मुझे बताएंगे कृतिका, इसको कौन सी कंडीशन बोलते हैं? नेसेसरी कंडीशन है, सफिशिएंट कंडीशन है? नेसेसरी कंडीशन है। ये सफिशिएंट कंडीशन है। ये कौन सी कंडीशन है? सफिशिएंट कंडीशन। सीआर इक्वेशन कौन सी है? नेसेसरी। क्या अगर नेसेसरी कंडीशन होल्ड हो रही है तो क्या इस बात की पुष्टि की जा सकती है कि फंक्शन एनालिटिक है? मे और मे नॉट बी। बढ़िया। यानी जो सफिशिएंट कंडीशन होगी वहीं से ये बात क्लियर होती है। अच्छा ये अगर हम क्वेश्चन पूछें एक्स वाई टू दी होल पावर वन मॉड ऑफ एक्स वाई टू दी पावर हाफ, ये फंक्शन किस तरीके का होगा? क्या ये फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है? क्या ये फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है? नहीं है, ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है। क्या ये सीआर इक्वेशन को होल्ड करेगा? करेगा, ये होल्ड करेगा, परंतु ये सीआर इक्वेशन को होल्ड करने के बावजूद भी एनालिटिक नहीं होगा। इस क्वेश्चन को मैंने लास्ट वीडियो में बताया हुआ था, लास्ट वीडियो को अच्छे से वॉच करना, समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ा जाए, फिर देखते हैं कि क्या हो सकता है। ये मुझे लगता है इसके अंतर्गत बस इतना ही सीखा हुआ था। 2-3 और डेफिनेशन मुझे वो वाली एक डेफिनेशन बताओ। ये देखो व्हाट्सएप पे लगी हुई है भैया। अरे मुझे वो वाली डेफिनेशन बताओ, डेबर 2 अपॉन डेबर x2 प्लस डेबर 2 अपॉन डेबर y2 इक्वल्स टू 4 हाँ बिल्कुल सही बात है। डेबर 2 4 डेबर 2 अपॉन डेबर z बार। बात समझे कि नहीं समझे? इसी में लाप्लास इक्वेशन सुनाओ, लाप्लास इक्वेशन फॉर फंक्शन u। हाँ गुड, बढ़िया। ये देखिए ये कीर्ति हमारे यहाँ बहुत बढ़ती है। डेबर 2u अपॉन डेबर x2 प्लस डेबर 2u अपॉन डेबर y2 इक्वल्स टू 0। और अगर फंक्शन v के लिए डेबर 2u अपॉन डेबर 2v अपॉन डेबर x2 प्लस डेबर 2v अपॉन डेबर y2 इक्वल्स टू 0। आगे बढ़ा जाए, कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। अखंड किसकी बात करते हैं? कंस्ट्रक्शन की। चलिए अखंड के मित्र से पूछ लेते हैं वरना वो नाराज हो जाएंगे प्रभात से। हाँ प्रभात तुम मुझे बताओ, मिलनेस थॉम्सन थ्योरम, मिलनेस थॉम्सन थ्योरम कहां पर इस्तेमाल की जाती है? क्या है ये? हाँ संदीप क्या कहना चाह रहे हैं आप? कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन, कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन। हाँ चलिए आप ही बताएंगी मैडम शीतल। कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन में कौन सी थ्योरम बताई थी? मिलनेस थॉम्सन थ्योरम। बताओ क्या होती है? बिल्कुल सही बात है। एफ जेड इक्वल्स टू, बढ़िया है, रियल पार्ट के लिए एफ जेड इक्वल्स टू इंटीग्रेशन यार हमें लगता है फाई चल रहा था, फाई चल रहा था पहले वाले में, फाई था पहले वाले में, फाई था, फाई है। ठीक है, फाई की वैल्यू कौन बताएगा? बोलो भाई अनूप बोलो। हाँ डेबर डेबर u अपॉन डेबर x और ये वाला रहेगा फाई 1 और फाई 2 जो रहेगा वो क्या रहेगा? एक इसी में फिर से मुझे बताओ जरा, जबकि हम लोग बात करते हैं किसकी? इमेजिनरी। जबकि v गिवन होता है, v गिवन होता है तो प्रशांत क्या बनेगा? एफ जेड इक्वल्स टू हाँ साई 1 z, 0 प्लस आई साई 2 z, 0 इंटीग्रेशन, फिर यहां से dz प्लस c। यहां से बोलो जरा, साई 1 की वैल्यू क्या बनती है? साई 1 इक्वल्स टू डेबर v अपॉन डेबर y और साई 2 डेबर v अपॉन डेबर x। कोई समस्या? तो यानी इधर लंबी छुट्टियां हो गई हैं तो मुझे लगता है तुम लोग सब भूल भी गए हो। चलिए देखते हैं कि क्या हो सकता है। क्या ये बात सही है कृतिका? आप ही कह रही हैं यस? चलिए कोई बात नहीं, तो फिर मैं इसीलिए वीडियो को एक बार फिर से जो है रिवाइज करा देता हूं तो आपके पास हो जाएगा। ठीक है, मिलनेस थॉम्सन थ्योरम के अलावा क्या किसी और भी तरीके से हम लोग फंक्शन को जनरेट कर सकते हैं? मिलनेस थॉम्सन थ्योरम में एक बात मुझे बताओ, अगर मान लेते हैं कि फंक्शन कुछ इस तरीके का दे दिया गया है u प्लस v करके, तब कैसे मिलनेस थॉम्सन थ्योरम को अप्लाई करते हैं? कुछ याद आ रहा है? हाँ गुड, वो प्रोसेस मुझे बताओ कहाँ से लेट करते हैं, क्या लेट करते हैं? ये देखिए, ये है हमारे यहाँ पर पढ़ने वाले लोग, कितनी बढ़िया उन्होंने बात कही है कि एफ जेड इक्वल्स टू यू प्लस आई वी होता है।
फिर हम लोग यहाँ से अडॉप्ट करते हैं एफ जेड बार इक्वल्स टू यू माइनस आई बी, कुछ यही वाला प्रोसेस बताया हुआ था। फिर हम क्या करते हैं, इसमें आई से मल्टीप्लाई करा देते हैं और ये वाला हो जाता है निगेटिव और ये वाला हो जाता है पॉजिटिव, दोनों को ऐड कर देते हैं तो यहाँ से बन जाता है क्या 1 प्लस एफ जेड, वो बनता है कैपिटल एफ जेड में, यहाँ से बनता है यू माइनस वी और फिर एक बनता है यू प्लस वी, एक को कैपिटल यू एक को कैपिटल वी। इस टाइप के क्वेश्चन अटेम्प्ट लिए हैं या नहीं लिए हैं? बढ़िया, गुड, बस बस बस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे बढ़ा जाए, पूरी अच्छी तरीके से तैयारी होनी चाहिए। 3 लोग यहाँ पर नहीं बोल रहे हैं, प्रभात, संदीप और क्या बोलते हैं ये, क्या बोलते हैं अनूप, ये ब्रह्मा विष्णु महेश जो हैं तीनों लोग बैठे यहाँ सृष्टि की रचना देख रहे हैं कैसे हो रही है। आगे देखते हैं भाई, जवाब दो जवाब दो, ये बहुत जरूरी है। इसके बाद में मुझे बताओ कि इसके बाद में फंक्शन में मुझे लगता है एनालिटिक फंक्शन में इतना ही था। इसके बाद में हम लोगों ने कैच किया हुआ था पावर सीरीज को। पावर सीरीज के बारे में अगर हम बात करते हैं, पावर सीरीज में 2 तरह के तुमको टेस्ट मैंने सिखाए हुए थे। रेडियस ऑफ कर्वेचर की यहाँ पर चर्चा की जाती है। किसकी चर्चा की जाती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर की। तो 1/r क्या बनता है? 1/r इक्वल्स टू मुझे लगता है an लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, लिमिट्स n टेंस टू इंफिनिटी, फिर an टू द पावर 1/n। यहां पर क्या चल रहा होगा? यहां पर मॉडुलस चल रहा होगा। एक किसी में और भी बताया होगा an प्लस 1/an, यहां पर भी लिमिट्स n टेंस टू इंफिनिटी, ये भी किसके अंदर? मॉडुलस के अंदर। कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए। अगर r इंफिनिटी आने लगता है तो इसका मतलब क्या होता है? अगर रेडियस नहीं, अनडिफाइंड नहीं, अनडिफाइंड तो ये बच्चों वाला जवाब हो गया। हाँ नहीं, अगर r की वैल्यू इंफिनिटी आ जाती है तो इसका मतलब होता है पूरा एंटायर प्लेन। अगर r इंफिनिटी आ गया तो मतलब क्या है? पूरा का पूरा एंटायर प्लेन। अगर एक्स वाई प्लेन की बात कर रहे हैं तो एक्स वाई पूरा प्लेन। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। यहाँ से मुझे लगता है इतना ही सीखा था, इसमें कुछ और भी मिसिंग तो नहीं है? कुछ मिसिंग नहीं है। इसके बाद में फिर हम लोग आ गए थे सीधे कन्फॉर्मल मैपिंग पर। किस पर आ गए थे? कन्फॉर्मल पर। किस पर आ गए थे? कन्फॉर्मल पर। किस पर आए थे? कन्फॉर्मल पर। बस यहीं से अपनी क्लास शुरुआत होती है और देखते हैं कि क्या हो सकता है। हाँ संदीप, बहुत पैनिक गांव से देख रहे हैं, कुछ मिसिंग है क्या? अरे अजीब बात कर रहे हो, ये वाला नहीं पढ़ाए हैं चैप्टर? क्यों, कहाँ चले गए थे? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक कह रहे हो, ठीक कह रहे हो, बताते भी नहीं हो। कन्फॉर्मल मैपिंग, कन्फॉर्मल मैपिंग, देखते हैं कि आगे क्या हो सकता है। कन्फॉर्मल मैपिंग की बात करते हैं तो बताइए भाई यशस्वी, आप मुझे सुनाएंगे? आप बता रहे हैं? अच्छा, उस दिन आप अब्सेंट दें, बताइए शीतल। बस बस, कभी जवाब नहीं देती हो, एक सवाल का जवाब नहीं देती हो। हाँ बोलो शीतल। बिल्कुल सही जवाब है। कन्फॉर्मल में जब हम लोग आते हैं तो यहाँ से 2 टाइप हमको सीखने होते हैं। एक होता है आइसोगोनल और एक होता है कन्फॉर्मल। ठीक है, आइसोगोनल का अपने पास कोई काम नहीं है, कोई क्वेश्चन यहाँ से रेज नहीं होते हैं। हमारा जो मेन काम होगा वो किस पर होगा? कन्फॉर्मल पर होगा। ठीक है, कन्फॉर्मल के बाद में 4 पार्ट, ठीक है, देखते हैं। कन्फॉर्मल का क्लासिफिकेशन करते हैं और कन्फॉर्मल की डेफिनेशन में आपको बताते हैं कि जो एंगल, जो रोटेशन और मैग्नीट्यूड दोनों क्या होने चाहिए? प्रिजर्व होने चाहिए। ये चीज आपको बता दी कि कन्फॉर्मल में और आइसोगोनल में क्या डिफरेंस होता है। एक तो रोटेशन और दूसरा उसका मैग्निफिकेशन, दोनों कैसा होना चाहिए? प्रिजर्व होना चाहिए। ठीक है, रोटेशन मतलब सेंस ऑफ रोटेशन और वो जो आपके पास मैग्नीट्यूड जनरेट हो रहा है वो दोनों ही कैसे होने चाहिए? प्रिजर्व होने चाहिए। इसको 4 तरीके से डिफाइन करते हैं और अपने पास इसी का काम होगा। ठीक है, 4 तरीके से कौन कौन से आते हैं? एक सबसे पहले कौन सा आ जाता है? एक आ जाता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन को और किस नाम से जानते हैं? बढ़िया, ट्रांसलेशन को हम लोग जानते हैं शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन के नाम से। ठीक है, शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन। इस टाइप पर बेस्ड क्वेश्चंस भी शायद बताए हुए हैं। शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन, शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन। ठीक है, इसका फॉर्मेट कैसा होता है शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन की अगर बात कर रहे हैं? सही है, W इक्वल्स टू अल्फा प्लस Z प्लस अल्फा। समझ गए? Z प्लस अल्फा। मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला। फिर दूसरा इसी में क्या आता है ट्रांसलेशन के बाद में? रोटेशन। रोटेशन में क्या होता है? या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। रोटेशन में क्या होगा? या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज स्ट्रक्चर रोटेट कर जाएगा, उसमें एक पॉइंट कोई फिक्स चल रहा होगा। बात समझे कि नहीं समझे? फिर इसी के साथ में हम लोग एक पॉइंट और भी सीखते हैं। रोटेशन के बाद में फिर क्या आता है? मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन के सेंस में क्या होता है? साइज। मैग्निफिकेशन
साइज पर इंपैक्ट देखने को मिलेगा, या तो साइज बड़ा हो जाएगा या फिर साइज क्या होगा, छोटा हो जाएगा। मेरी बात समझे या नहीं समझे? फिर नेक्स्ट इन्वर्जन। इन्वर्जन 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 में क्या होता है, एक पूरा न्यू स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। कैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है? एक न्यू स्ट्रक्चर देखने को मिलता है आपको। वो एक केस बताएगा जिसमें एक स्ट्रिप होती है और वो स्ट्रिप कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाती है किसमें, एक सर्किल में। बात समझे कि नहीं समझे? तो यहाँ पर एक पूरा का पूरा कंप्लीटली एक न्यू स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। ये इतनी चार चीजें हम लोग सीख करके आए थे। और हालांकि ये जो मैग्निफिकेशन रहा, इसमें साइज की बात करते हैं तो इसका जो फॉर्मेट जाता है वो फॉर्मेट कैसा चला जाता है, W=AZ, कुछ मल्टीप्लाई हो जाएगा। रोटेशन की जब हम लोग बात करते हैं तो ज्यादातर इसमें जो फॉर्मेट बनता है वो e⁻i अल्फा के फॉर्म पर बनता है। e⁻i अल्फा या थीटा कुछ भी ले लेते हैं, थीटा एक्चुअली रोटेशन सेंस को बताएगा। मेरी बात समझे या नहीं समझे? क्या यहाँ तक चीजें क्लियर हो पाई? इसी के साथ में हम लोग आगे बढ़ते हैं तो फिर हम लोगों को एक सेंस देखने को मिलता है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन? बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। आपको देखने को मिला होगा, वहां लिखा होगा बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन और मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। कुछ ऐसा देखने को मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला। मोबियस स्ट्रिप मैंने आपको बताई थी, मोबियस स्ट्रिप याद आया? मोबियस स्ट्रिप नहीं याद आया? अरे मोबियस स्ट्रिप, अरे वो टोनी स्टार्क वाली वो मूवी भूल गए तुम लोग, याद आ गया? ये कुछ इस तरीके की मोबियस स्ट्रिप आपने देखी होगी। ये मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन अभी आगे सीख रहे हैं, आगे चल के फिर तुम मोबियस स्ट्रिप भी सीखोगे। बात समझे कि नहीं समझे? जिसके दौरान तुम ढूंढ पाओगे दूसरी दुनिया में जाने का एक आसान सा तरीका। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग पहुंच चुके हैं कन्फॉर्मल मैपिंग में। कन्फॉर्मल मैपिंग के बाद में हम लोग आते हैं बाइलिनियर फॉर्म पर। तो बताइए मानसी, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है उसका फॉर्म कैसा होगा? बाइलिनियर बिल्कुल सही जवाब है, AZ+B/CZ+D। क्या यही था या इसके अलावा कुछ और भी था? बिल्कुल सही जवाब है। कितना बढ़िया देखिए इन्होंने बात कही है कि AD-BC डज नॉट इक्वल टू 0। AD-BC डज नॉट इक्वल टू 0। कोई समस्या? अब ये जो बाइलिनियर पर आते हैं तो बाइलिनियर से हमको 2, 3, 4 केसेस देखने को मिलते हैं। जैसे सबसे पहला तुमको देखने को मिलता है एक तो क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट में हम लोग क्या करते हैं? क्रिटिकल पॉइंट में बताया था क्रिटिकल Z=∞, यानी वो पॉइंट देखना जहां पर सिस्टम क्या हो रहा हो, इन्फिनिटी हो रहा हो। इन्फिनिटी कहां से होगा? या तो खुद Z इन्फिनिटी हो जाए और या फिर डिनोमिनेटर 0 हो जाए। डिनोमिनेटर 0 होता है तो Z की वैल्यू क्या जाती है? -D/C। तो क्रिटिकल पॉइंट 2 तुमको देखने को मिल रहे होंगे, एक Z=∞ और दूसरा -D/C। आगे बढ़ा जाए। क्रिटिकल पॉइंट के बाद में एक तुमको देखने को मिलता है क्रॉस रेशियो। फिक्स्ड पॉइंट। चलो फिक्स्ड पॉइंट पर बात कर लेते हैं। फिक्स्ड पॉइंट थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। क्रॉस रेशियो पहले फॉर्मूला बता दो, तुम यहाँ से बता दें। अरे बताओ, मुझे बताओ। क्रॉस रेशियो हाँ, बिल्कुल सही जवाब है। कितना बढ़िया देखिए बात कही। W1 2 3 और W3 2 1। पहले ये बताओ सबको याद हुआ कि नहीं हुआ? पहले ये हमें बताओ कि सबको याद हुआ या नहीं हुआ? ये तैयार हो गया है और जो फॉर्मेट इधर होगा वही फॉर्मेट Z के लिए बना दिया जाएगा। क्या बनेगा? Z1 2 3। देखो भैया मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? Z3 फिर 2 फिर 1। आगे बढ़ा जाए। डन? बताइए भाई, अखंड हमारे यहाँ बहुत ही ज्यादा सिंसियर होकर के चीजों को समझते हैं। ये कौन सा है? इसको बोलते हैं क्रॉस रेशियो। एक शायद इसमें एक पॉइंट मिसिंग था। यशस्वी आप मुझे बताएंगे, अगर कोई वैल्यू इन्फिनिटी दे दी जाएगी तब क्या करेंगे? इसमें हमेशा तुमको कितनी चीजें गिवन होंगी? 3 हमेशा गिवन होगा। मान लेते हैं कि 3 पॉइंट में कोई एक पॉइंट इन्फिनिटी है। ये वाला केस मैंने बताया नहीं तो तुम लोगों ने अटेम्प्ट लिया है या नहीं लिया है? नहीं लिया है, कोई बात नहीं, तो नहीं पूछेंगे। जब अटेम्प्ट नहीं लिया तो नहीं पूछेंगे, मैंने पढ़ाया भी नहीं था। आगे बढ़ा जाए। ठीक है, देखते हैं भाई। अब भाई अच्छा नहीं हुआ, चलिए कोई बात नहीं। देखिए हमारे यहाँ पर कितने भावुक टाइप के बच्चे हैं और अटेम्प्ट लिया लेकिन हाँ आया नहीं। चलिए समझने का प्रयास करते हैं। मुझे कुछ थोड़ा सा रफ करना है, हालांकि देखो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, सब पुरानी बातें, इसको रफ कर देते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं अनूप से। तो अनूप आप मुझे बताएंगे फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट का मतलब क्या होगा? फिक्स्ड पॉइंट का मतलब होगा कि जब ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होगा। मैडम कृतिका क्या कहा? जब ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होगा। कहां से कहां? WZ प्लेन से W प्लेन पर जा रहा होगा। जब ट्रांसफॉर्मेशन किससे किस पर हो रहा होगा? Z प्लेन से W प्लेन पर हो रहा होगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान कोई एक पॉइंट हमेशा फिक्स हो जाएगा। नहीं, मेरी बात समझे? और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फिक्स्ड पॉइंट बोलते हैं। फिक्स्ड पॉइंट जनरेट करने के लिए हमको क्या करना होता है? फिक्स्ड पॉइंट अगर हमें जनरेट करना है तो हमको क्या करना होता है? W=Z पुट करते हैं। अगर हमको चाहिए फिक्स्ड पॉइंट तो हमें सिस्टम में देना होगा W=Z। ये तुमको रखना होगा अपने आप से।
रखने के बाद तुम गिवन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफिकेशन के बाद में तुमको z की कुछ वैल्यूज मिल जाती हैं। अब ये जो z की वैल्यूज हैं, इन्हीं z की वैल्यूज के बिहाफ पर हम कुछ आउटपुट बताते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला, अगर वैल्यूज क्या है, डिस्टिंक्ट हैं, सबसे पहला अगर वैल्यूज क्या आ रही हैं, डिस्टिंक्ट आ रही हैं। अच्छा पहले सेम की बात कर लेते हैं, सेम वाला थोड़ा सा आसान है। अगर वैल्यूज सेम आ रही हैं, अगर रूट्स कैसे हैं, रूट्स आर सेम, तो मुझे लगता है जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है w माइनस पी इक्वल्स टू जेड माइनस पी और प्लस के। कोई समस्या? इसमें वही ये जो पॉइंट P चल रहा है यही क्या होगा, फिक्स्ड पॉइंट होगा। आगे बढ़ा जाए, इसी में एक दूसरा केस लेकर के चलते हैं जिसमें कि हम बताते हैं, क्या बताते हैं, रूट्स आर डिस्टिंक्ट, रूट्स आर डिस्टिंक्ट। और जब रूट्स डिस्टिंक्ट होंगे हमारे तो फिर क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब है, w माइनस पी अपॉन w माइनस क्यू, फिर यहां से k z माइनस पी अपॉन z माइनस क्यू। के की यहां से 3 वैल्यूज जनरेट होती हैं, कितनी वैल्यूज जनरेट होती हैं, 3। इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं, बताइए भाई शीतल, 3 वैल्यूज क्या क्या होंगी, a इज ग्रेटर देन 0, k इज ग्रेटर देन 0, ये बात सही है, k इज ग्रेटर देन 0। अगर k इज ग्रेटर देन 0 होता है तो इसको हम क्या नाम देते हैं, हाइपरबोलिक, हाइपरबोलिक। बोलो भाई विक्रा, दूसरी वैल्यू क्या जनरेट होती है, लास्ट क्लास में नहीं दी, ओ नो, हाँ, e टू दी पावर i अल्फा। अब तुम जानते हो अल्फा डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, अल्फा 0 क्यों होगा, अल्फा 0 क्यों नहीं होगा, अगर 0 कर देते हैं, बिल्कुल सही जवाब है, अगर अल्फा को हम 0 कर देते हैं किसी भी तरीके से तो आपको पता है कि फिर ये 1 दे देता है और फिर 1 इसमें चला जाएगा। इसलिए यहाँ पर एक कंडीशन हमको रखनी होती है कि अल्फा डज नॉट इक्वल टू 0, रटना तो नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसको क्या नाम देते हैं, इलिप्टिक है, इलिप्स नहीं है, इलिप्टिक। और फिर इसी में एक तीसरे केस को हम लोग देखते हैं, बताइए भाई श्वेता, इसका तीसरा केस क्या होगा, स्वागत है आपका। हाँ, तीसरा केस इसमें क्या बनता है, a e टू दी पावर i अल्फा। एक चीज तो क्लियर है कि अल्फा डज नॉट इक्वल टू 0 जाएगा, पहले ही सुना चुके हैं। और दूसरा इसमें बताया जाता है कि a डज नॉट इक्वल टू 0, a डज नॉट इक्वल टू 1, a डज नॉट इक्वल टू 1। एक तीसरा केस जाता है कि a इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। बात समझे कि नहीं समझे? और इन 3 केसेस के बाद में ये जो स्ट्रक्चर है ये किस में बदल जाता है, लॉक्सोडर्मिक, लॉक्सोडर्मिक। आगे बढ़ा जाए, ये 3 केसेस हम लोग सीख चुके हैं, इसके अलावा मुझे लगता है कि बाकी कुछ नहीं पढ़ाया था, इतना ही शायद पढ़ाया हुआ था, इतना ही पढ़ाया हुआ था। और अभी ये क्या है, मैंने पूरा आपको यहाँ तक का रिवीजन करवा दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बेहतर तरीके से चीज़ें समझ आ रही होंगी। और अभी आज की क्लास में आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं, ये सब आप लोगों के पास नोट है, इसमें कुछ पूछना चाहो तो पूछ सकते हो, इसमें कुछ पूछना चाहो तो पूछ सकते हो। फटाफट नोट करेंगे, फटाफट नोट करेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, तो फिर अब आगे समझने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा रफ करते हैं, इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं, आसान है, बढ़िया। इतनी चीज़ें अभी तक हम लोग सीख चुके हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीज़ें सभी लोगों को आ चुकी हैं। क्वेश्चंस अच्छे से अटेम्प्ट लो, चीज़ें आसान हैं, तभी आप कुछ बेहतर कर पाएंगे, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। एक थ्योरम से डिस्कस करते हैं, पहले क्रॉस सेक्शन से एक क्वेश्चन बता देते हैं, ठीक है, जो इसमें इन्फिनिटी जनरेट हो रहा है, जिसमें क्या जनरेट हो रहा है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पेज नंबर कहाँ पर है, बस 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 मिला मिला मिला। एक क्वेश्चन देखो मुझे दिख रहा है, इसी क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पेज नंबर मेरी बुक से है 114, लेकिन मेरी बुक क्वेश्चन है फाइंड द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स द पॉइंट z1 इक्वल्स टू इंफिनिटी z2 इक्वल्स टू i। मिला? इस क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है, ठीक है। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं। बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या क्या दे दिया गया है, गिवन दैट, हाँ z1 इक्वल्स टू z2 इक्वल्स टू, फिर z3 इक्वल्स टू 0, फिर यहाँ से w1,
फिर W2, फिर W3 इन्फिनिटी। ठीक है, अब समझते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है। कॉम्प्लेक्स में ही तुम पहली बार देख रहे हो कि जिसमें z इक्वल्स टू इन्फिनिटी है। इसके अलावा बताओ कभी इन्फिनिटी तुम लोगों ने देखा है? इन्फिनिटी कभी किसी के इक्वल में नहीं होता है। कभी ऐसे नहीं लिखोगे x इक्वल इन्फिनिटी, बताओ कभी देखा है? नहीं देखा है। केवल कॉम्प्लेक्स के पास ये पावर है कि वो इन्फिनिटी को अचीव कर सकता है, बाकी किसी के पास नहीं। समझ गए? अदरवाइज कहीं पर भी इन्फिनिटी जब जनरेट होने लगता है तो हम लिखते हैं मेकिंग x टेंड्स टू इन्फिनिटी। कभी x इक्वल इन्फिनिटी नहीं रखते हैं। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? लेकिन यहाँ पर हम किस पर काम कर रहे हैं? कॉम्प्लेक्स पर काम कर रहे हैं। हालांकि इस पर एक विस्तृत चर्चा तुम लोग को इसका प्रैक्टिकल यूज भी बता चुके हैं, कॉम्प्लेक्स का कहाँ करते हैं कहाँ नहीं करते हैं। ये इनका क्या बोलते हैं, प्रशांत का प्रश्न था। समझने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है। अगर इन्फिनिटी मिल जाता है तो हमको क्या करना होगा। इन्फिनिटी से मुझे एक बात याद आती है, तुम लोग मुझे बताओ 1/इन्फिनिटी क्या होता है? 0। बढ़िया, ये बात सही है। इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो इन्फिनिटी जो अभी हमको न्यूमरेटर पर दिख रहा है उसको किसी भी तरीके से घुमा फिरा के कहाँ लाएंगे? डिनोमिनेटर में लाएंगे। वी नो। हाँ, क्रॉस रेशियो हम लोग जानते हैं क्या होता है। बताओ भाई श्वेता, क्या होता है क्रॉस रेशियो? फॉर्मूला W 1 2 3 W 3 2 1। याद नहीं हुआ? 1 2 3 नहीं याद कर पा रही हो? अरे 1 2 3 फिर 3 2 1 3 2 1। यार इसमें क्या ही है, याद हुआ कि नहीं हुआ? 1 2 3 3 2 1। तो जो इधर पे W के लिए चल रहा है वो उधर Z के लिए चलेगा। सुनाओ फिर। 1 2 3 एकदम सही बात है। 1 फिर 2 फिर 3 और फिर सुनाओ 3 2 1। याद हो गया? इसमें क्या ही है? नहीं याद होता है? बताइए भाई, नहीं याद होता है? बताइए भाई संदीप, आखिरकार क्यों ही इतना गुमसुम वाली जिंदगी जी रहे हैं? हाँ, याद हो गया। ठीक है, समस्या यहाँ पर किस चीज से है? समस्या यहाँ पर है इन्फिनिटी से। क्योंकि अगर हमने एक भी बार इन्फिनिटी रख दिया, क्या कहा? अगर एक भी बार इन्फिनिटी रख दिया, समझ रही हो जिक्रा, तो फिर सब कुछ अनंतमय हो जाएगा। बोलो होगा या नहीं होगा? इसलिए हमको क्या करना चाहिए? इन्फिनिटी नहीं रखना चाहिए, इन्फिनिटी नहीं रखना चाहिए। ठीक है, समझने का प्रयास करते हैं, देखते हैं। ये देखिए प्रशांत कितने गहरे तरीके से समझ रहे हैं और बगल में वो देखो दोनों का डिस्कशन चल रहा है, अखंड का और जैसे। अच्छा, मैं क्या धरना बोल रहा था? हाँ अच्छा, चलो देखते हैं भाई। मैं थोड़ा सा वर्नाकुलर लैंग्वेज का ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ कंपैरिजन टू दी ये जो अभी आजकल का मॉडर्न वाला है। बात समझे कि नहीं समझे? तो हो सकता है मैंने धरना बोल दिया हो, वैसे मैं धरना वर्ड तो कम यूज करता हूँ। देखते हैं भाई। W3 क्या है? इन्फिनिटी है, इसलिए W3 को हमें हटाना होगा। W3 को हमें क्या करना होगा? हटाना होगा W3। तो W2 अपॉन W1 माइनस का 1। W3 हमने कॉमन कर लिया। W3 तो इन्फिनिटी है, W3 तो इन्फिनिटी है। तो W3 अगर न्यूमरेटर पर आ रहा तो फिर उसको कहाँ लेना चाहिए? डिनोमिनेटर पर भी लेना चाहिए। रखो जरा डिनोमिनेटर पर। तो W3 जैसे ही हमने यहाँ से कॉमन किया तो ये तुमको देखने को मिलेगा W अपॉन W3 फिर -1 फिर W2 माइनस W1। कोई समस्या है आता? अच्छा, यहाँ Z वाले ब्लॉक में कौन सा इन्फिनिटी दिख रहा है? तो फिर हमको क्या करना चाहिए? Z अपॉन Z1 -1 फिर Z2 माइनस Z3 फिर Z माइनस Z3 फिर Z1 को हमने कर लिया कॉमन, देन Z2 अपॉन Z1 -1। आगे बढ़ा जाए। ये देखो Z1 से Z1 क्या कर दिया है? कैंसिल कर दिया है। और एक इसी में रूल आप बुक में देख रहे होंगे तो वहां पर एल हॉस्पिटल लगाया गया है। कौन सा रूल लगाया गया है? एल हॉस्पिटल। हालांकि जो बता रहे हैं ये भी सही है। उसमें एल हॉस्पिटल इस बिहाफ पर लगाया गया क्योंकि अगर इन्फिनिटी रख देते, मानसी क्या बात कही, अगर इन्फिनिटी रख देते तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बना देता। और एल हॉस्पिटल कहाँ कहाँ लगता है बताइए भाई? हाँ, बस दो ही जगह लगता है, इसलिए वहां पर किसका इस्तेमाल कर देते हैं? एल हॉस्पिटल का कर देते हैं। परंतु मैं एल हॉस्पिटल पे थोड़ा सा कम ही भरोसा करता हूँ। इधर देखते हैं भाई। W माइनस W1 W2 अपॉन W3 -1 W अपॉन W3 -1 W2 माइनस W1। बताइए भाई जिक्रा, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? अरे तुम अगर हाँ नहीं कहोगे तो अभी हम लिखना बंद कर देंगे। सही चल रहा है? हाँ ठीक है। और अब अगर गलत हुआ तो तुम ही पकड़ी जाओगे। रखो सारी वैल्यूज को, रख दो। जैसे वैल्यूज को पुट करते हैं तो W माइनस W1 0 है, फिर ये वाला तो 0 -1 हो जाएगा। पहले तो ये बताओ समझ में आ जाएगा कि नहीं आया? 0 -1 कैसे होगा?
W3 इन्फिनिटी रखोगे और अभी भी सिखाए हैं 1/infinity क्या होता है 0। यहां से ये वाला किसमें बदल जाता है 0 - 1 और जो दूसरा वाला ब्लॉक बच रहा है ये क्या है W2 I - 0। यहां पर I का सेंस आयोटा से होगा, I का सेंस आइसक्रीम से नहीं होगा। फिर देखते हैं I - 0 होगा, बढ़िया। फिर ये वाला ब्लॉक 0 0 - 1, फिर ये वाला ब्लॉक Z2 - Z3 I - 0 I - 0, फिर बोलो जरा Z - 0 और 0 - 1 0 - 1 0 - 1 ये पूरा निपट जाता है। ओवरऑल जो बचता है वो बचता है W अपॉन आयोटा इक्वल्स टू, यहां से मुझे लगता है ये इसको कैंसिल कर देता है तो आयोटा अपॉन Z, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाती है -1, तो W इक्वल्स टू माइनस का 1 अपॉन Z मिलता है या नहीं मिलता है। ये कौन सा फॉर्म बोला जाएगा बाइलिनियर फॉर्म बोला जाएगा। इसके पहले बता रहे थे AZ + B अपॉन CZ + D, याद है कि नहीं याद आया, ये कौन सा फॉर्म है बाइलिनियर फॉर्म है। ये वो मैपिंग है जिसमें कि जब तुम ये आउटपुट दोगे ये वाले, तो फिर मतलब ये मैपिंग ये है कि जब तुम Z की ये वैल्यू रखोगे तो W की ये वैल्यू तुमको मिलना शुरू हो जाएंगी। मेरी बात समझे या नहीं समझे, नहीं क्लियर हुआ, समझ में आया। ये हम लोगों ने क्या किया है पूरा का पूरा मैपिंग ही जनरेट कर लिया है विद द हेल्प ऑफ द गिवन पॉइंट्स, कुछ गिवन सर्टेन कंडीशंस की मदद से हमने क्या कर लिया है पूरी की पूरी मैपिंग जनरेट कर लिया है। ये वाली वैल्यूज रखते हो तो फिर ये वाला आउटपुट तुमको देखने को मिल जाएगा W इक्वल्स टू माइनस का 1 अपॉन Z। बोलो कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। आगे बढ़ा जाएं। एक दूसरा सवाल मुझे बताओ, मान लेते हैं कि जैसे इस क्वेश्चन में यहां पर भी इंफिनिटी आ रहा था और यहां पर भी इंफिनिटी आ रहा था, मान लेते हैं कुछ सर्टेन कंडीशंस को नेग्लेक्ट करते जाएं और ये माने कि इंफिनिटी केवल इधर ही है इधर नहीं है। नहीं मेरी बात समझे, नहीं गलत नहीं, वो भी सही है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। याद नहीं आया, कैसी बात कर दी, कैसी बात कर दी, बताइए। ये वाली स्ट्रिप याद आई जो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी जा रही थी और इसको फिर हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया था, नहीं याद आया। फिर हो सकता है ये कॉम्प्लेक्स है, यहां सब कुछ पॉसिबल है, बात समझे कि नहीं समझे, यहां पर हो सकता है। क्लियर। तो मेरे पूछने का मतलब यह था कि इस तरफ इंफिनिटी दिख रहा है मगर इस तरफ इंफिनिटी नहीं है, तो जब यहां पर वैल्यूज पुट करना शुरू करेंगे इस क्रॉस रेशियो में तो क्या करेंगे। बिल्कुल सही जवाब है, केवल वन साइड ही कॉमन करेंगे। इन्होंने कितनी बढ़िया बात कही कि केवल वन साइडेड ही कॉमन करेंगे। हाँ आप मुस्कुराइए नहीं इस तरह से, हाँ केवल वन साइडेड ही कॉमन करेंगे, दूसरी साइड को कॉमन नहीं करेंगे। कॉमन कब करते हैं मुझे ये बताओ, जब इन्फिनिटी मिलता है। अगर इन्फिनिटी बोथ साइड है तो बोथ साइड कॉमन करेंगे, अगर इन्फिनिटी एक साइड है तो एक साइड कॉमन करेंगे, अगर इन्फिनिटी डब्ल्यू में है तो डब्ल्यू से कॉमन करेंगे और अगर इन्फिनिटी जेड में है तो जेड से कॉमन करेंगे, अगर इन्फिनिटी कहीं नहीं है तो कहीं से कॉमन नहीं करेंगे। क्लियर हो गया, कोई समस्या। इसमें कुछ क्वेश्चन देखना उसमें वन साइडेड इन्फिनिटी होगा, दूसरी साइड नहीं होगा, जिस तरफ इन्फिनिटी हो उधर से कॉमन करना। कॉमन जब कर रहे होते हैं तो क्या करते हैं बताइए श्वेता, कॉमन जब कर रहे होते हैं तो क्या करते हैं कॉमन। अरे तुम्हारी नेल पॉलिश अलग अलग कलर की है, हाँ देखते हैं भाई, देखते हैं भैया। जब कॉमन करेंगे तो जो न्यूमरेटर से कॉमन करेंगे वही डिनोमिनेटर से कॉमन करेंगे, जो न्यूमरेटर से कॉमन करेंगे वही डिनोमिनेटर से कॉमन होगा, इस बात को याद रखना। जो न्यूमरेटर से कॉमन होगा वही डिनोमिनेटर से कॉमन होगा, नहीं मेरी बात समझे, ताकि वो कॉमन वैल्यूज कैंसिल हो पाए। ठीक है, ठीक है, क्या बोलते हैं अनूप, ठीक है आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो मैं जानना चाहता हूँ ये क्या कोई एक नया टाइप का फैशन है या फिर ये बाय मिस्टेक हो गया है। अच्छा अच्छा अच्छा, और एक में तो नेल पॉलिश ही नहीं लगी हुई है। चलिए बढ़िया, एक थ्योरम नंबर 7 की तरफ बढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट थ्योरम है। एक थ्योरम नंबर 7 की तरफ बढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट थ्योरम है। थ्योरम नंबर 7 की तरफ बढ़ रहे हैं और इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है कृतिका, इधर से रफ कर दें कुछ, फिर से जरा समझने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है। अभी रुक जाओ, सब रिकॉर्ड हो रहा है, परेशान नहीं हो, सब रिकॉर्ड हो रहा है, परेशान नहीं हो। थ्योरम नंबर 7 बढ़ाओ। थ्योरम नंबर 7 में बोल रहा है लेट इफ अल्फा एंड बीटा आर 2 पॉइंट्स and k is a constant, k constant value is show that the equation this represents a circle. Oh god. ठीक है, देखते हैं भाई। z माइनस अल्फा
z माइनस एल्फा, थ्योरम नंबर 7 क्या है, z माइनस एल्फा अपॉन z माइनस बीटा इक्वल्स टू k। किसकी बात कर रहा है, k की बात कर रहा है। एल्फा और बीटा दो गिवन पॉइंट्स हैं, पॉइंट मतलब समझ रहे हो, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज दी जा रही हैं। आगे बढ़ा जाए, देखते हैं कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। अभी हमने क्या किया, इसको मॉडुलस प्रॉपर्टी से ब्रेक कर दिया। इसको क्या कर दिया, मॉडुलस प्रॉपर्टी से ब्रेक कर दिया। वो लोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया, क्योंकि उसमें ऑलरेडी कहा गया है कि क्या है, कांस्टेंट है। वो लोग करा सकते हैं या नहीं करा सकते हैं। दिमाग हो जाता है, जब कॉम्प्लेक्स में नहीं चलता है तो मैडम जी ने सिखाया था कि क्या करना, z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई। ये देखो मैडम जी से सही से पढ़े हैं, कुछ लोग कहते हैं स्क्वायर कर देना। z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई, पुटिंग z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई। भैया हम तो पढ़ाते हैं, तो हम अगली क्लास में पूछते हैं तो लोग कहते हैं कि हमें याद ही नहीं है। और ये बताइए, बरसों पुरानी मैडम जी की बात अभी बता दिया इन्होंने। रख दो जरा सबसे ये सारी वैल्यूज को यहाँ से, x प्लस आई वाई माइनस का एल्फा, और फिर यहाँ से आउटपुट क्या देखने को मिलता है, इक्वल्स टू k x प्लस आई वाई माइनस का बीटा। क्या करते हैं, थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं, रियल वाले एक साथ और इमेजिनरी वाले एक साथ। कुछ लोग नोट कर रहे हैं, मैं चाहूंगा प्लीज पेन को आराम दें, विराम दें, उसको भी अच्छा लगे, वो एक अच्छे इंसान के पास है। x माइनस एल्फा प्लस आई वाई इक्वल्स टू k, यहाँ से x माइनस बीटा और फिर प्लस का आई वाई। इस कॉम्प्लिकेटेड सवाल का जवाब केवल अनूप दे सकते हैं। अनूप तुम मुझे बताओ, अगर लिखा होता है z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई और मैं जानना चाहता हूं मॉडुलस कैसे जनरेट करेंगे, कितना बढ़िया देखिए जवाब दिया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। माने रियल पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और आई हटा दिया जाएगा, हट जाएगा आई। यहां पर रियल पार्ट हमारे पास क्या है, माने x माइनस एल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विद अंडर रूट, यहां से k, यहां से अंडर रूट x माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बोलो बनता है या नहीं बनता है, बन जाता है, बन जाता है। क्या करना चाहिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड करा देना चाहिए। कराओ जरा स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या तुम्हें देखने को मिलेगा, x माइनस एल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू k स्क्वायर x माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कोई समस्या यहाँ तक, ठीक है। थोड़ा सा और बेहतर तरह से, तो ये तुमको देखने को मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 एल्फा एक्स प्लस एल्फा स्क्वायर। बोलो भैया, बोलो प्रशांत, क्या कह रहे हो। नहीं नहीं नहीं, तुम भावुक हो रहे हो, तुम भावुक हो रहे हो। थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर नहीं कैंसिल हो पाएगा, क्योंकि ये मैंने थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया है, के पूरे एक्सप्रेशन के बाहर है। आगे बढ़ा जाए, यहां से के स्क्वायर, नहीं यार मैं भावुक नहीं हुआ, तो वो टाइपोग्राफिकल एरर था। आगे देखते हैं, यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 बीटा एक्स प्लस बीटा स्क्वायर, बनता है या नहीं बनता है, बन जाता है। फिर आगे देखते हैं, सारे टर्म्स को वन साइडेड लेकर के आओ, सारे टर्म्स को वन साइडेड लेकर के आओ, मल्टीप्लाई कराओगे फिर वन साइडेड लेकर के आओगे। जब हमने इसको इधर भेजा और जब इधर लाए, तो मुझे लगता है शायद 1 माइनस के स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर देखो प्लस का, यहां से 1 माइनस के स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर देखो जरा प्लस का, ये वाला एक्स इसके साथ में चला जाएगा, तो 2 बीटा माइनस एल्फा एक्स बीटा के स्क्वायर माइनस एल्फा, और फिर यहां से एक्स, फिर यहां से एल्फा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बीटा स्क्वायर। यहाँ तक चीजें क्लियर हैं। इक्वल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। के हमको नहीं पता है, के क्वेश्चन में कहा कि के कांस्टेंट वैल्यू है, के एक क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। के क्या क्या हो सकता है, इसको जरा डिटरमाइन कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, सेम है। बचपन में सीखा होगा इक्वेशन ऑफ सर्किल, बताइए मानसी, याद है। हाँ बिल्कुल सही जवाब। इन्होंने कितनी बढ़िया देखिए बात कह दी है भाई, बहुत बढ़िया। मैं तुम्हारी बात को यहाँ पर लिख देना चाहता हूँ ताकि सभी लोग समझ जाएं। यार एक ब्लू मार्कर था, कहाँ चला गया। नहीं नहीं, ये देखिए संदीप ने लपेट के रख दिया है। आगे समझते हैं। हाँ हाँ, कलर से
जिंदगी थोड़ा सा रंगीन है, इसलिए ब्लैक एंड व्हाइट में मैं जरा कम ही भरोसा करता हूँ। देखते हैं संदीप, समझने का प्रयास करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0। कलर बार बार बदल के इसलिए लिखते हैं ताकि तुमको समझ में कि कौन सा हिस्सा कहाँ पर क्या चल रहा है। अच्छा ठीक है ठीक है। ये एक सर्किल की इक्वेशन अभी अभी मानसी ने बताया। एक जनरल इक्वेशन भी पढ़ी थी, इक्वेशन ऑफ कॉनिक। कौन से ही तो कट करके ये सब निकलता था। मैं लिख देता हूं, तुम लोग को याद नहीं होगा, मैं लिख देता हूं। जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy by स्क्वायर 2gx 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन ऑफ कोन, ये वही कोन है जो तुम लोग अपने बर्थडे पर बर्थडे कैप पहनते हो, ठीक है। हाँ, जब इक्वेशन ऑफ कोन को हम कट करते हैं तो ये इक्वेशन ऑफ कोन सर्किल को तब रिप्रेजेंट करता है जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर एंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इज 0। माने एक्स वाला टर्म नहीं होना चाहिए, देखो कहाँ है, नहीं है, यानी एच की वैल्यू 0 होनी चाहिए, और साथ में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट बराबर होना चाहिए, मतलब ए और बी दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। जरा ध्यान से देखो, जो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वही वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है, बाकी इसमें एक्स वाला कोई टर्म है नहीं, यानी ये किसको रिप्रेजेंट कर देगा, सर्किल को रिप्रेजेंट कर देगा। सर्किल को रिप्रेजेंट कर देगा, बस एक कंडीशन याद रखना कि सर्किल को ये तभी रिप्रेजेंट कर पाएगा जबकि ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो इसमें 1 माइनस के स्क्वायर 0 नहीं होना चाहिए। नहीं, मेरी बात समझे, नहीं समझे। अगर ये 0 कर देंगे, अगर इसको हमने 0 कर दिया तो फिर ये खत्म हो जाएगा, फिर ये खत्म हो जाएगा, फिर ये किसको रिप्रेजेंट करने लगेगा, स्ट्रेट लाइन को, स्ट्रेट लाइन को। फिर इसका फॉर्मेट हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन का फॉर्म तुम लोग सीखे हो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। माने एक ये जो इक्वेशन है ये दोनों को ही रिप्रेजेंट करेगा, सर्किल को भी रिप्रेजेंट करेगा, स्ट्रेट लाइन को भी रिप्रेजेंट करेगा। ये बात डिपेंड करती है कि जो के है ये वास्तव में क्या है। मेरी बात समझे कि नहीं समझे। यहां पर लिख देते हैं रिप्रेजेंट्स सर्किल, ये सर्किल को रिप्रेजेंट करता है। कब रिप्रेजेंट करेगा, सर्किल को कब रिप्रेजेंट करेगा, इफ, हाँ, 1 माइनस के स्क्वायर डज नॉट इक्वल्स टू 0, माने के स्क्वायर डज नॉट इक्वल्स टू 1, तो माने के डज नॉट इक्वल्स टू प्लस 1, माने के नहीं -1 नहीं आएगा, क्योंकि अगर मान लेते हैं चीज़ों को नज़रअंदाज करें और इनकी बात को थोड़ा सा विचार करें, मान लेते हैं कि के की वैल्यू -1 है, तो फिर वो के की वैल्यू -1 कहाँ जाएगी, बिल्कुल सही जवाब है, गुड, यहां पर चली जाएगी। जैसे ही हमने इस वैल्यू को यहां पर रखा, क्या मॉडुलस से कोई वैल्यू कभी नेगेटिव हो सकती है, क्या कभी हम माइनस साइन ले सकते हैं, तो क्या यहां पर हम लोग के डज नॉट इक्वल्स टू -1 लिखना उचित होगा। माने क्या बताया गया, के डज नॉट इक्वल्स टू 1। देखो जरा, थ्योरम आपकी प्रूव हो गई है, वहां लिखा गया है कि ये सर्किल को तब रिप्रेजेंट करेगा जब रिप्रेजेंट सर्किल इफ एंड ओनली इफ, और जान आ गई, इफ एंड ओनली इफ। बात समझे कि नहीं समझे, जबकि के डज नॉट इक्वल्स टू 1। क्लियर। मान लेते हैं शीतल की के 1 हो गया, तो फिर बताइए क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, क्या स्ट्रेट लाइन, क्या स्ट्रेट लाइन। बात समझ में आती है कि नहीं आती है। फटाफट भैया, फटाफट जल्दी से हाथ चलाएंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है। जल्दी जल्दी हाथ चलाएंगे, ठीक है, आगे बढ़ा जाएं, आगे बढ़ा जाएं। जानते हो सबसे बड़ी बात क्या है, जिंदगी एक उल्टे तरीके से हम लोग जीते हैं। जैसे डायमेंशंस की चर्चा करें तो 3 डायमेंशन पहले था, मगर हम जब सीखते हैं तो पहले 1 डायमेंशन सीखते हैं, 3 नहीं सीखते हैं, फिर 2 फिर 3। तो लाइफ में एग्जिस्टेंस, जैसे सवाल जरूरी है कि आंसर जरूरी है, क्या चीज़ जरूरी है। अब बस ऐसा हमको बचपन से सिखाया जाता है, हमारी टेंडेंसी ऐसी हो गई है, मगर जरूरी है सवाल। जब तुम एक बहुत बड़े किसी दिन साइंटिस्ट बन जाओगे, तुम साइंटिस्ट बनने के बाद जानते हो तुम सवाल ढूंढोगी, तुम जवाब नहीं ढूंढोगी, क्योंकि सवाल है तब उसका जवाब है, जब सवाल ही नहीं तो जवाब क्या होगा। नहीं, मेरी बात समझे। तो सवाल, हाँ, तो जवाब तुमको ढूंढना है, और यही तो तुम्हारी क्यूरियोसिटी है, यही क्यूरियोसिटी तो तुमको आगे लेकर के जाती है। ठीक है, अच्छा देखते हैं भाई क्या हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, एक टॉपिक को और डिस्कस कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि क्या हो सकता है। थ्योरम नंबर 9 को डिस्कस करने की चर्चा कर रहे हैं। किसकी, थ्योरम नंबर 9। थ्योरम नंबर 8 यार तुम लोग करोगे, देखो उसको, अभी तो पढ़ाए हैं थ्योरम नंबर 8। थ्योरम नंबर 8 देखो,
7 से कुछ, बस 2 मिनट, बस लक्ष्मी क्या तुम 2 मिनट रुक सकती हो? बस ठीक है। नहीं लक्ष्मी बहुत चंचल होती है भैया, लक्ष्मी किसी के पास नहीं रुकती है, लक्ष्मी बहुत चंचल है। थ्योरम नंबर 9 की चर्चा करते हैं और जिस पार्ट को अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसको देखते हैं। भैया एक थ्योरम है, इसको सर्किल का इनवर्स पॉइंट थ्योरम बोलते हैं, सर्किल का इनवर्स पॉइंट थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ पर एक सर्किल होता है, समझने का प्रयास करना जरा। ये एक सर्किल है जिसका मान लेते हैं कि रेडियस जो है वो कितना है, वो आर है। रेडियस कितना है बच्चा इसका? रेडियस आर है। यहाँ से एक हमने एक इसके अंदर इंटरनल पॉइंट है पी, जिसको हमने नाम दिया है अल्फा, ये इसका सेंटर हो गया ओ। यहाँ पर एक पॉइंट हो गया फिर क्यू, और इसको हमने नाम दे दिया क्या? बीटा, ठीक है। तो ये जो सर्किल का इनवर्स पॉइंट थ्योरम है, वो थ्योरम तुमको ये बताता है कि ओपी, ये थ्योरम तुमको ये बताता है कि ओपी इंटू ओ क्यू इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये क्लास 10th में सीखी होगी और मेरी हाँ में हाँ मिलाया था कीर्ति ने, और वो मुझसे कभी झूठ नहीं बोलती है। इसका मतलब कि ये क्लास 10th में थी। तुम लोग भी दिमाग पर जोर डालोगे, पिछली यादों को ताज़ा करने की कोशिश करोगे, सबको याद आएगा। 5 साल पुरानी बात है, बहुत लंबा समय नहीं बीता है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए यहाँ? नहीं चलिए अच्छा देखते हैं। ये इनवर्स पॉइंट थ्योरम है, इसी थ्योरम से अब आज का काम शुरू हो रहा है, ठीक है। थ्योरम नंबर 9 को देखते हैं, क्या बात कही जा रही है? अल्फा एंड बीटा आर दी इनवर्स पॉइंट्स ऑफ अ सर्किल। इसका मतलब समझ रहे हो क्या है? एक पॉइंट सर्किल के अंदर होगा, दूसरा पॉइंट सर्किल के बाहर होगा। फिर बोल रहा है देन द इक्वेशन ऑफ द सर्किल कैन बी रिटन एज, इस इक्वेशन ऑफ सर्किल को इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, z माइनस अल्फा अपॉन z माइनस बीटा इक्वल्स टू k, k डज नॉट इक्वल्स टू 1। अगर तुम ध्यान से देखो तो यही चीज अभी प्रूफ करा करके आए हैं, लेकिन वहां पर अल्फा और बीटा जो दो थे वो दो फिक्स्ड पॉइंट थे, साफ साफ मेंशन था। यहां पर अल्फा और बीटा इनवर्स पॉइंट है। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? वहां देखो इनवर्स की चर्चा नहीं की गई थी। क्या मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? क्या मेरी बातों को बेहतर तरह से समझ पा रहे हैं? आगे बढ़ा जाए? अच्छा देखते हैं भाई क्या हो सकता है। एक इसमें z0 एक पॉइंट मेंशन किया जा रहा है, तो ये जो O है इसी को हम z0 मान रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहां से यहां तक के बीच की डिस्टेंस को हमने b मान लिया है। क्या मान लिया है? b मान लिया है। तो जो OP है हमारे पास, OP को हमने क्या ले लिया? b, और OQ इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो OQ की वैल्यू आर स्क्वायर अपॉन b जनरेट होगी या नहीं होगी? बस 2 मिनट, बस निहारिका 2 मिनट। यहां से OQ की वैल्यू आर स्क्वायर अपॉन b जनरेट होगी या नहीं होगी? फिर देखते हैं, यहां से फिर देखते हैं क्या जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा? 2 पॉइंट जनरेट करना चाह रहे हैं। एक लड़का है जो x इक्वल 3 पर है, कुछ समय के बाद x इक्वल 5 पर चला गया। कितनी डिस्टेंस उसने चेस की है? ये कैसे बता दिया? ये देखिए कितना बढ़िया जवाब दिया कि सर 5 माइनस 3। बढ़िया, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। क्या कहा? फाइनल माइनस इनिशियल। तो जब हम इसकी चर्चा करते हैं तो यहां से हमको देखने को मिलता है बीटा माइनस जेड नॉट, बीटा माइनस जेड नॉट। कोई समस्या? एक छोटा सा पॉइंट और मैं डिस्कस करना चाहता हूं। संदीप से बात नहीं हो रही है, संदीप तुम मुझे बताओ। संदीप, मॉड ऑफ z, नहीं, अगर z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई है तो इसी को जब पोलर फॉर्म पर लिखते हैं तो पोलर फॉर्म पर क्या रिप्रेजेंट करते हैं? बिल्कुल सही जवाब है r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। संदीप यार तुमसे पूछा, तुमने नहीं बोला, मैं चाहता हूं तुम जवाब दो। मुझे फिर बताओ, इसको आयलर आइडेंटिटी से कुछ और भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं? गुड, e टू द पावर आई थीटा। क्या ये और ये अलग अलग हैं या एक ही हैं? एक ही हैं, एक ही हैं। बस एक को कहाँ डिस्कस कर रहे हैं? कार्टेशियन पर। एक को कहाँ डिस्कस कर रहे हैं? पोलर पर। बात समझे कि नहीं समझे? कई बार बताया कि फंक्शन को कितने तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? 5 तरह से। कौन कौन से? एक कार्टेशियन, एक पैरामेट्रिक, एक पोलर, एक पैडल और एक इंट्रिंसिक। सारे केसेस आप सीख करके आए हैं। अब देखते हैं जरा यहाँ से क्या जनरेट होने वाला है। तो यहाँ से जब बीटा माइनस जेड नॉट हमने किया, क्या किया? बीटा माइनस जेड नॉट, तो ये जनरेट होता है आर मतलब रेडियस। रेडियस क्या है? मतलब जो डिस्टेंस है। और ये ओ क्यू हम जनरेट कर चुके हैं। और फिर यहां से जनरेट होता है क्या? e टू दी पावर आई थीटा। कोई समस्या? बुक में शायद लैम्डा लिया गया है, अजीब बात है, कहां पर है कुछ पता ही नहीं चल रहा है। लैम्डा है? आप लैम्डा है? तो फिर
यहाँ पर लैम्डा। यहाँ से अल्फा माइनस जेड नॉट की बात जब कर लेते हैं तो अल्फा माइनस जेड नॉट को जब हम लेंगे तो अल्फा तो ये वाला पॉइंट है, इसकी बात की जा रही है। तो यहाँ से ये क्या, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करो, बीटा माइनस जेड नॉट। ओ क्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी जनरेट हो रही है, ये देखो आर स्क्वायर अपॉन बी ई टू दी पावर आई लैम्डा। फिर यहाँ से दूसरा पॉइंट जो हम जनरेट करना चाहते हैं वो अल्फा माइनस जेड नॉट। अल्फा माइनस जेड नॉट को लेते हैं तो ओपी इंटू ई टू दी पावर आई लैम्डा। यहाँ से जनरेट होगा अल्फा माइनस जेड नॉट इक्वल्स टू ओपी हमारे पास क्या है, बी ई टू दी पावर आई लैम्डा। कोई समस्या? एक पॉइंट सर्किल पर भी होगा अगर ये सर्किल बन रहा है, बोलो होगा या नहीं होगा? तो अगर हम एक पॉइंट को और डिस्कस करें जिसमें बताएं z माइनस जेड नॉट, तो z माइनस जेड नॉट की मॉडुलस वैल्यू क्या दे दी गई है, r। तो इसका मतलब कि z माइनस जेड नॉट क्या जनरेट करके देगा, e टू दी पावर आई थीटा। बोलो देगा या नहीं देगा? नहीं, मेरी बात समझे पहले, ये नहीं समझे। ये मॉडुलस वैल्यू को ही तो रिप्रेजेंट करता है, यहीं से ले लेते हैं। तो मॉड ऑफ z को हम लोग क्या लिखते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखते हैं या नहीं लिखते हैं? तो यहां से हमने ये कहा कि एक पॉइंट z आर्बिट्री पॉइंट यहां पर है, तो z माइनस जेड नॉट किसके बराबर होगा, r तो रेडियस है, तो फिर यह मॉडुलस चलेगा। अगर मॉडुलस को हटाते हैं तो ये वाला पोर्शन जनरेट होगा या नहीं होगा? अभी भी नहीं समझे, कम बात समझ आ रही है। ये वाला जो हिस्सा देख रहे हो, समझ गए? हाँ, आप समझ गए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है यहाँ तक? एक आउटपुट हमारे पास ये जनरेट होता है, एक आउटपुट हमारे पास ये जनरेट होता है, एक आउटपुट हमारे पास ये जनरेट होता है। तीन वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं, हम लोग जनरेट करने जा रहे हैं। जो हमसे प्रूफ करा रहे हैं उस प्रूवमेंट में देखो जरा ध्यान से, तो वो एक पोर्शन रफ कर दिए हैं, z माइनस अल्फा अपॉन z माइनस बीटा। बोलो इसकी वैल्यू ले रहा है, मॉड ऑफ z माइनस अल्फा अपॉन z माइनस बीटा। देखो z की वैल्यू तुम्हारे पास जनरेट हो पाएगी या नहीं जनरेट हो पाएगी? क्या जनरेट होगी, z नॉट प्लस आर ई टू दी पावर आई थीटा। अब देखो बुक से तुमको समझ में आ जाएगा, देखो सारी वैल्यूज को पुट कर दिया गया है। देखो z नॉट की z नॉट प्लस आर ई टू दी पावर आई थीटा बना या नहीं बना? माइनस अल्फा माइनस बीटा अपनी जगह पर है। अब ये जो यहाँ से ये वाला एक वैल्यू जनरेट हो रहा है z नॉट माइनस अल्फा, हाँ z नॉट प्लस आर ई टू दी पावर आई थीटा माइनस अल्फा z नॉट प्लस आर ई टू दी पावर आई थीटा माइनस बीटा। इसको ऐसे ही रखना और इन दोनों का भरत मिलाप करा देना, तो z नॉट माइनस अल्फा प्लस आर ई टू दी पावर आई थीटा z नॉट माइनस बीटा और फिर प्लस आर ई टू दी पावर आई थीटा। और z नॉट माइनस अल्फा की वैल्यू हमारे पास है z नॉट माइनस अल्फा, ये देखो z नॉट माइनस बीटा जनरेट हुआ या नहीं हुआ? दोनों वैल्यूज को उठा के रख पाओगे, सिंप्लीफाई कर पाओगे, आंसर आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? बस मुझे इसका आंसर बता दो, ई टू दी पावर आई थीटा का अगर हम मॉडुलस निकालेंगे तो क्या होगा? 1 आ जाएगा। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? तो वो एक में लैम्डा चल रहा है, एक में थीटा चल रहा है, तो बना देगा ई टू दी पावर आई थीटा माइनस लैम्डा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। बोलो बात बनती है कि नहीं बनती है? क्लियर? कोई समस्या? सिंप्लीफाई कर लेना बच्चा, आंसर तक पहुंच जाओगे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ न्यू प्रॉब्लम्स के साथ में। मैं उम्मीद करता हूं कि क्लास आपको बेहतर तरीके से समझ आई होगी, अच्छी तरीके से समझ आई होगी और पसंद भी आएगी आपको। फिलहाल अभी आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट क्लास में कुछ न्यू प्रॉब्लम्स के साथ में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड एज ऑलवेज मे गॉड ब्लेस यू ऑल।